सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। हम लोग उत्तर प्रदेश टीईटी PYQ 2017 हल कर रहे हैं। इस क्रम में हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें 20 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं गणित के। 21वें प्रश्न से देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि संख्याओं का योगफल 60 है तो निम्न में से एक संख्या होगी। ठीक, तो ये एक संख्या पूछ रहा है। ध्यान देंगे, हमें संख्या पता नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि माना संख्या, वो संख्या पता नहीं है तो माना संख्या क्या हो जाएगा 12x तथा 12y। दूसरी संख्या पूछ रही है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 12x 12y है। ये संख्या हमें प्राप्त है। ठीक, अब इसमें अगर मासा निकालेंगे, ठीक ना, जिसमें क्रमशः दिया गया है कि मासा दिया गया है कितना 12, तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 12। लेकिन यदि लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12xy और इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 72 दिया है, तो बराबर हो जाएगा 72 के। तो इसको हल करेंगे, 12 एकम 12, 12 छः 72, अर्थात xy इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। दूसरा कह रहा है कि इनका योगफल 60 है, मतलब इसको हल करेंगे 12x धन 12y बराबर 60, और इसको हल करेंगे 12 कामन होगा दोनों से तो आ जाएगा x धन y बराबर 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा। ये हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए। इनको हल कर लेंगे, ठीक ना, इनको हल कर लेंगे। हल करने पे देखो बहुत बेसिक सा नियम, इसे युगपत से हल करते चलना, लेकिन हम एक ट्रिक से देखते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर 3 रखें, y की 2 रखें तो 3 दूनी 6, इसमें रखें 3 धन 2 बराबर 5, तो बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 2 हल करने पर इस मान को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब x और y की वैल्यू हमारे पास 3 और 2 आएगी। ठीक, ये जल्दबाजी में थोड़ा सा ट्रिक से हम किए हैं। आप लोग युगपत समीकरण से निकालेंगे तो यही आएगा, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब ये संख्या हमें प्राप्त करना है तो संख्या पहले हम क्या माने हैं, संख्या माने हैं 12x और 12y, वैल्यू रख देंगे। इम्प्लाइज दैट 12x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 36, और दूसरा 12y अर्थात 12 गुणे y की वैल्यू कितनी है 2 दिया है, 2 रखेंगे आ जाएगा 24। अब पूछ रहा है एक संख्या क्या होगी, तो 24 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या 24 है इसमें, बिल्कुल है, 24 विकल्प 2 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणे 4 लिखा, फिर ज्ञात करना है कि 29 शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 29 गुणे 4 क्या होगा, ये पूछ रहा है बच्चों से। तो उसमें से एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे उतारा 27 गुणे 4, गलत उतार लिया तथा नीचे आदर्श अनुसार हल किया। आदर्श क्रम में वो हल कैसे कर रहा है, 2 27 गुणे 4, 2 गुणे 27 गुणे 4, ऐसा कुछ हल कर रहा है दूसरे स्टेप पे। तो ये इसका उत्तर आ रहा है 108, जैसे प्रश्न कह रहा है। तो शिक्षक को जब वो बच्चा अपनी कॉपी दिखाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, 4 विकल्प दिया है। क्या विद्यार्थी को 0 अंक दे देना चाहिए, क्या उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कह के 0 अंक देना चाहिए, उसे विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देना चाहिए, या यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया व पूरे 5 अंक देने चाहिए। देखो भाई, जब कोई प्रश्न आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और कोई छोटे बच्चे हैं तो वो गलत उतार लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये समझने का प्रयास करना है कि बच्चा हमारा गलत क्यों उतारा, क्वेश्चन को बच्चा हमारा गलत क्यों उतार रहा है, और उसको हमें रीइंफोर्समेंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें उसे डांटना है। रीइंफोर्समेंट मतलब उसे पुनर्बलन देना है हमें, कि हमें उसे समझना है उसकी गलती कहाँ है, उसे डांटना नहीं है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हम ध्यान देना है इस समय, ठीक है, बाल केंद्रित अध्ययन पर। तो इसलिए हमें यह कारण जानना है
कि बच्चा सिर्फ ये कारण जानना है कि बच्चा ने प्रश्न गलत क्यों उतारा, ठीक है, और उसे सही प्रक्रिया के पूरे 5 अंक दे देना चाहिए। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान, ध्यान देना, भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति पूछ रहे हैं, तो कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, हरिश्चंद्र। तो 20वीं सदी के पूछ रहे हैं, ये पुराने हैं, ये भी पुराने हैं, ये भी, तो श्रीनिवास रामानुजन। इसका आंसर ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुणों का योग 71 है। वह संख्या बताना है, ठीक है। कुछ पता है नहीं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमें पता क्या करना है, मान लेते हैं पता नहीं है तो बड़ी संख्या मान के चलते हैं x, ठीक है। और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं? छोटी संख्या ये मान लेते हैं y। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। प्रश्नानुसार चलते हैं कि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, इस पर ध्यान देना। तो बड़ी संख्या के 2 गुने से छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या क्या है y के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, मतलब पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। बहुत सिंपल प्रश्न, बहुत सिंपल। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने व छोटी संख्या के 3 गुने का योग, अब योग पूछ रहा है। बड़ी संख्या के 4 गुने अर्थात 4x धन योग पूछ रहे हैं 3y, छोटी संख्या का 3 गुने का योग कितना आ रहा है? 71 आ रहा है। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब इसी को युगपत समीकरण बन गया। अब इसी पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हल करके x y का मान निकालते हैं। ये सब हल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं। देखो, इसको बैलेंस करने के लिए हम इस समीकरण में पूरे के पूरे में 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। वो बनेगा 4x माइनस 10y इक्वल टू 6। ये पहला समीकरण हमारा बन गया, 4x माइनस 10y इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे, अब दूसरे समीकरण में क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 71। ये 71 है भाई, ध्यान देना। तो यहाँ पे 4x प्लस कितना है? 3y इक्वल टू 71। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 13y इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 65। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 13×5 = 65, 13×5 = 65। तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। ये तो y का मान प्राप्त हो गया। और जब हमें y मिल गया तो x बहुत आसानी से मिल जाएगा। समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो x रखेंगे इसमें, देखो y का मान रखेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 5×25, ठीक है। और 25 इधर जाएगा, 3 28 बनाएगा, तो 2x बराबर 28। यहाँ पे देख लो 2x बराबर 28 पहले वाले में रखेंगे, तो 2 14 28, तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 14 आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखते चलो, इसने पूछा क्या था? कि संख्या पूछा था, और संख्या हमें क्या मिला? 14 मिला। संख्या क्या मिला? 5 मिला। क्या विकल्प में है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना साधारण, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। देखो अगले पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25। देखो, अगर इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलक पर रंग लगाया जाता है। एक घन है 5 सेंटीमीटर, उस पर सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? ध्यान देना, हमारे पास ये एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। मान के चलते हैं कि 5 सेंटीमीटर का है। मान के क्या चलते हैं? दिया है प्रश्न में। तो ये हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर क्यूब है एक, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्यूब एक है हमारे पास। इसमें से 1 सेंटीमीटर कट करने के लिए कह रहे हैं। तो ध्यान देना, इसके लिए रंगीन सतह पर, इसके लिए एक रंगीन पूछ रहे हैं, एक ही फलक पर रंग क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में? बहुत
थोड़ा सा देखने में कठिन है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो एक फार्मूला आपको याद रखना है ऐसे प्रश्नों के लिए। एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या आपको ज्ञात करने का एक सूत्र है, और इसके दिमाग में रखना भूलना नहीं, 6 टाइम n-2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान देना। और इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर भुजा कह रहा है, तो n = 5, तो इसमें रख देंगे 6 टाइम n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल करेंगे, 5 में से 2 गए 3, तो 6 × 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 = 54, तो ये आ जाएगा आपका 54। मतलब केवल एक ही फलक पर रंग होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले ऐसे कितने घन हो गए, तो 54, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे अपने, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन कि क्या क्या डाटा दिया गया है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हटा दिया जाता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापन प्रभावित होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ये पूछ रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी के विकल्प में पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन सा माप प्रभावित होगा यदि कोई नंबर हमें अवरोही क्रम में दिया है। ध्यान देना, शब्दों को पकड़ते चलते हो, गणित बहुत आसान है, शब्दों को पकड़ते हुए चलिए और ध्यान दिए। अवरोही क्रम पूछ रहे हैं, आंकड़ों के दोनों छोर को हटाने की बात कर रहे हैं, वो भी कैसा, चरम प्रेक्षण, जो अंतिम प्रेक्षण होगा, तो सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखना है, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा मापन प्रभावित होगा, तो माध्य प्रभावित होगा और बहुलक प्रभावित होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, बाकी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है माध्यिका प्रभावित हो जाए, माध्यिका, तो ये प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, प्रभावित क्या होगा हमारा, प्रभावित सिर्फ माध्य होगा, और क्या प्रभावित हो जाएगा, बहुलक प्रभावित होगा, और कुछ नहीं प्रभावित होगा। ठीक है, तो और बाकी इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, ये PYQ करा लें तो हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, ध्यान दो, देखो कितना सिंपल है, गणित एकदम बहुत आनंददायक है, पढ़ते चलिए बस आराम से। कहना है प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 से, या फिर इन 3 4 दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या। क्या ये 333 विकल्प 3 या 4 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये विभाजित होगा दोनों से, बिल्कुल नहीं। क्या ये विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये होगा, देखते हैं। ये विकल्प, इसमें देखो, ये अगर ये पहले एक एक को चेक कर लेते हैं कि अगर पहले 333 को विभाजित करते हैं, ध्यान देना, 333 को भी पता चल जाएगा, 4 से विभाजित करो, एक में चलो तो विभाजित करो, 4 × 8 = 32, विभाजित हुआ, बिल्कुल नहीं। अगला स्टेप 13 बन जाएगा, नहीं होगा। इसमें देखो 444, इसको 3 से विभाजित करो तो ये आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 4, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, कम्प्लीटली विभाजित है भाई ये। अच्छा, इसको अगर 4 से देखें तो क्या विभाजित होगा, अरे बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, ये 4 से भी विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 और 4 से विभाजित कौन सा हो रहा है, 444। तो ऑप्शन हमारा, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, 444 सही आंसर होगा। ठीक ना, 444, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। जिसको फार्मूला आएगा 1 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड में लगा देगा वो। पंचभुज मतलब बहुभुज, जिस पंचभुज संख्या बता दीजिए, 5 भुजा होगी, तो बहुभुज के अंतःकोण का योगफल का सूत्र 1 मिनट में आ जाएगा। अंतःकोणों के योगफल का सूत्र जो होता है वो जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है, n - 2
180 डिग्री यही होता है, इसको याद भी रखना है, इस पे सवाल आगे भी पूछा जाता है। तो पंचभुज कह रहा है कितनी भुजा होगी, n = 5 रख दो। इस सूत्र में 5 - 2 × 180 डिग्री, तो 5 में से 2 गए 3, अर्थात 3 × 180 डिग्री। इसको हल करेंगे 18 तिहाई 54, 540 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत छोटा सा, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल कह रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 5 तथा 36 होगा, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर हम थोड़ा लाइव क्लास होते तो हम इसको आप लोगों से हल कराते, लेकिन चलो देखते हैं। वो संख्याएं मान लेते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, x और y कह रहे हैं अंतर x - y = 5। इतना टाइम पेपर में नहीं रहेगा, हम तो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसे लगा रहे हैं। और गुणनफल कितना हो रहा है, 36। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इस युगपत समीकरण से x और y को हल कर लेना। तो जब x और y को हल कर लोगे तो इसमें देखो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। दो संख्याएं ऐसे लो कि दोनों को गुणा करो 36 आए और पहले वाले में रखो 5 आए, तेज़ी से बाकी तो लगा ही लोगे युगपत समीकरण से। तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे 6 रख लो भाई, 6 6 36, लेकिन यहाँ शून्य आ जाएगा। इसमें दो संख्याएं ऐसी होंगी जो दिमागदारों को फट से पकड़ेगा कि भैया इसमें x = 9 रख लेते हैं और y = 4। ट्रिक से ऐसे तेज़ी से हल करना है। 9 चौक 36 और 9 में से 4 गए 5, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात x = 9, y = 4। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनका रिवर्स, मतलब इनका उल्टा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1/y - 1/x, क्योंकि x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। इनका अंतर, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ध्यान देना, 1/y की वैल्यू यहाँ से लिखो 4, ये दिया है, माइनस x की वैल्यू यहाँ से लिखो 9, 1/9। हल कर लो, 9 में से यहाँ से 9 बजे गुणनफल, 9 × 1 = 9 - 4 × 1 = 4, तो 9 - 4, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, करने के लिए डायरेक्ट कर दें। 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 और अपान 36। तो ये जो व्युत्क्रम आएगा 5/36, क्या विकल्प में है 5/36, पहले में है 5/36, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये थोड़ा सा चित्र के माध्यम से दिए हैं और चित्र इसमें थोड़ा सा बन नहीं पाया, हम बना देते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो एक त्रिभुज इन्होंने ऐसे दिया है, ध्यान से देखना, ऐसे दिया है, और ये त्रिभुज है A, B और C, और मध्य बिंदु एक त्रिभुज इसमें और दिया है, इनका ऐसे दिया है भाई, ये क्वेश्चन में ही चल रहे हैं। मध्य बिंदु BC का D, E और F दिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि D, E और F है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन तो दिया नहीं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली हल करेंगे तो मूल त्रिभुज का चौथाई भाग निकलेगा। मूल त्रिभुज का चौथाई भाग, तो मूल त्रिभुज क्या है, मूल त्रिभुज तो हमारा ABC ही है, और इसका चौथाई भाग निकलेगा, किसका चौथाई भाग निकलेगा, DEF का। ठीक है, DEF का मतलब इसका चौथाई भाग ये निकल रहा है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर चौथाई भाग, मतलब 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक ना, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसमें विकल्प 4 विकल्प दिए हैं, लेकिन जो आप चारों विकल्प देखेंगे PYQ 2017 के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, तो जो चौथा विकल्प होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सॉरी ये ABC नहीं होगा भाई, ये ABC नहीं, DEF लिखने में थोड़ी सी मानवीय त्रुटि हुई, इसको हम इरेजर की मदद से हटा देते हैं। तो इसमें
थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। त्रिभुज ABC नहीं है ये, ठीक है। ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही सही विकल्प हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 यूपी प्राइमरी के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। किसके? गणित के। हमने गणित के 30 प्रश्नों को हल कर लिया। अगले स्टेप में, अगले वीडियो में हम किसी अन्य पेपर के साथ मिलेंगे और उसके भी 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। इस धनवंत मैथ्स एकेडमी के साथ आप लोग जुड़े रहिए। यकीन मानिए हम सारे क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे और जो बार बार दोहराने वाले प्रश्न हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। आप लोग इस चैनल को, धनवंत मैथ्स एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।